हेलो मित्रों, मैं हूं अंशुमान दुबे। हिस्ट्री की क्लास पूर्वालोकन चल रही है। लगातार मैं इस सीरीज को हल करा रहा हूं। जीएसलॉजी के माध्यम से यह आपको पढ़ाया जा रहा है। जहां तक हो सके इसको आप लोग वायरल करने की कोशिश करिए। वास्तविक ज्ञान दिया जा रहा है पूर्वालोकन का। अब तक के आपको जो भी दिया गया होगा एक्सप्लेन्ड वाइज नहीं दिया गया होगा। मैं एक्सप्लेन्ड बेस में आपको दे रहा हूं और क्वेश्चन भी जल्दी करा रहा हूं एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, और उसकी जो पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए मित्रों, चलते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन को देखते हुए। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मोहनजोदड़ो हड़प्पा की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, दो भारतीयों का ऐसा नाम आता है जिन्होंने पूरा इतिहास को बदल के दिया है। तो बहुत ही अच्छे इतिहासकार रहे हैं जिन लोगों ने उत्खनन कार्य किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी रहे हैं। यहां पर पुरातात्विक प्रभारी पूछ रहा है, उत्खनन कार्य करने वाले इतिहासविद की बात पूछ नहीं रहा है। तो एमडी कौन था, उसमें निर्देशक कौन था? पुरातात्विक निर्देशक की बात कर रहा है। तो ये सर जॉन मार्शल इस दोनों जगह के निर्देशक थे। इनके देख रेख में खुदाई हो रही थी। इसके पहले सर जॉन चार्ल्स मार्शल जो थे, चार्ल्स मैनसन ने 1826 में हड़प्पा की पुष्टि किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। चलिए चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, अभी हमने बताया, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए में दिया गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में आया है। राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। ये राखाल दास जी कहां से थे? मोहनजोदड़ो। राखाल बराबर मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी बराबर हड़प्पा। यही कर देना है। ये राखाल दास बनर्जी 22 में है, इसको ध्यान देना। इन्होंने अपना जो उत्खनन कार्य किया 22 में, और इन्होंने ये महोदय जो थे 21 में। ये 21 में है, ये 22 में है, इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? सुमेलन की बात कर रहा है, सुमेल नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। लोथल एसआर राव हमने अभी बताया। सुरकोटडा जेपी जोशी सही है। धौलावीरा गलत है। धौलावीरा गलत है। धौलावीरा कौन रहा जानते हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट की बात करता है। यहां पर रविंद्र सिंह बिष्ट आएंगे धौलावीरा में। वी लगा हुआ है, यहां भी वी लगा हुआ, जैसे बनावली वी में रविंद्र सिंह बिष्ट लगाइए। वही व्यक्ति यहां भी अपना योगदान दिए हैं धौलावीरा में। धौलावीरा सफेद कुआं के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, उन्नत जल प्रबंधन के लिए, जलाशय के लिए, चन्हू दड़ों के अलावा यहां भी मनका बनाने के कारखाने, उद्योग मिले हैं, इस बात को ध्यान देना। लेकिन जो प्रमुखता है चन्हू दड़ों को दिया जाता है, लेकिन मनका बनाने का कुछ न कुछ साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसलिए इसका क्वेश्चन जो है सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन डी गलत है। क्या है? गलत है, लेकिन यह राइट आंसर यही होगा। डी वाला आपको लगा देना है। कहा है सुमेल नहीं है, बिल्कुल सही है, सुमेल नहीं है। ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा आपका। पीसीएस प्रीलिम्स से 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, पागल था, कौन बताइए? कनिंघम महोदय। क्या थे? पागल थे ये। ए कनिंघम। ये क्या किए? भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी ऐतिहासिक तत्व पुरातत्व थे उन्होंने खुदाई कराई, उसके महत्व को समझा। लेकिन समस्या हड़प्पा की आती है, हड़प्पा का महत्व ही नहीं समझ पाया उसने। वैसे भी जो है भारतीयों की जो सिविलाइजेशन थी, जब भारतीय इस बात की पुष्टि करते थे 1857 से पहले की बात है कि हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, जब अंग्रेज कहने लगे तुम बर्बर हो, तुम सुअर की जात हो, काले कुत्ते के समान हो, होटलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ऐसे लोगों को भारतीयों को कुत्ता कह करके अपमानित किया गया। सोचिए, सुअर हो तुम, काले कुत्ते हो, नॉट फॉर अलाउड। होटलों में इस प्रकार के शब्द लिखे गए। ब्लैकमैन कहा गया, तुम्हारी सभ्यता बहुत गंदी है। अरे भाई, ये सभ्यता कहां से आई? आपसे अच्छी सभ्यता मिली है। नगरी सभ्यता की बात करता है। आपके यहां तो 1600 ईस्वी में नगर निगम बसे। नगर निगम की अगर बात करते हो 1500 ईस्वी में इंग्लैंड में, इंग्लैंड की क्रांति आप देखिए उठा करके, रेवोल्यूस जो क्रांति आई है, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में जब हुई, तभी तो आपको वहां नगर निगम वगैरह बहुत तेजी से बढ़े हैं। उससे पहले नगर थे हमारे यहाँ ये लोग, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको गिराना था, किसी तरह से मनोबल गिराना था भारतीयों की। अच्छे अच्छे वीर यहाँ इन्होंने जो है जन्म लिए। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों ने जन्म लिया। अंग्रेजों के जो है
साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया, और ये कहते हैं कि आपकी संस्कृति गंदी थी। तो कहां से गंदी हो सकती है? ये उसी में एक व्यक्ति 1861 ईस्वी में ये भी था। 1814 से अगर इसकी मैं बात करूं, 1814 से 1893 तक ये भी था, तो 1857 वाले में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ये तो आप समझ लीजिए, क्या ईर्षा नहीं हो रही होगी इसको? कैसे कहे कि हड़प्पा अच्छी संस्कृति थी? इस महत्व को क्यों नहीं समझा? यही कारण था, द्वेष था, ईर्षा था, इसीलिए उसने उसको नहीं समझा। तो एक कनिंघम है, इस बात को ध्यान देना। 54 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? संबंधित नहीं थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी आप जानते होंगे, दो लोग तो बिल्कुल सत्य थे। के.एन. दीक्षित भी इससे संबंधित थे, ये टीम में थे। माधव स्वरूप वत्स भी उसी में थे। ऑरेल स्टाइन भी उसमें थे। अगर बात करते हैं हम बी.ए. स्मिथ की, बी.ए. स्मिथ आधुनिक इतिहासकार के तौर पर ये जाने जाते हैं, आधुनिक और कलाविद इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। बी.ए. स्मिथ का संबंध मोहनजोदड़ो या तो हड़प्पा सभ्यता या इस संस्कृति से नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 59th बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंध सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष? धौलावीरा नहीं है। अब देखिए समस्या आ जाती है, निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? अब जब धौलावीरा नहीं दिया है, धौलावीरा के अलावा छोड़िए, अगर मैं देखूं तो इतिहास की एक पुस्तक है, डिस्कवरी करके है, डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री करके किसी ने लिखा है, ध्यान नहीं है मुझको, उसमें यह बात का स्पष्ट है। और भारतीय पुरातत्व में भी बिल्कुल बताया गया है, रामशरण शर्मा में भी बताया गया है कि जल प्रबंधन के साक्ष्य सैंधवकालीन सभ्यता में, चाहे हड़प्पा रहा हो, चाहे मोहनजोदड़ो रहा हो, राखीगढ़ी हो, बनावली हो, धौलावीरा हो, रंगपुर हो, दधेरी हो, हर जगह से मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक धौलावीरा से मिला है। तो उन्नत जल प्रबंधन हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो सभी होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने इस बात का जो है साक्ष्य दिया है कहीं ना कहीं। तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो चारों से जो है घरों के विन्यास अच्छे थे, पक्की नाली के अवशेष मिले थे। जब पक्की नाली मिली है तो वहां पर कुआं रहा ही होगा, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा मतलब ही होता है कि सफेद कुआं। तो ऑप्शन चारों सही है। सैंधवकालीन सभ्यता में हर जगह से कुएं के प्रमाण मिले हैं, इसको आपको आएगा तो लगा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? घग्गर हम बता दिए हैं, आपको कई बार बता दिए हैं कि बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा, तीनों याद कर लीजिएगा। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी तीनों घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। इस बात को नोट करिए कि 3 स्थल ऐसे हैं। कौन कौन से? कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। तीनों स्थल सरस्वती नदी, प्राचीन में इनका नाम सरस्वती था, आधुनिक नाम घग्गर। ये तीनों स्थल पे जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस बात को नोट डाउन करना है। तीनों स्थल आपसे पूछेगा, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, तीनों स्थल लगाना है। तो वही पूछ रहा है घग्गर घाटी में स्थित थे, बनावली लगा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले लोहा काट दीजिए यार, वैदिक काल में आएगा लोहा, बिना मतलब यहां आ रहा है, परेशान कर रहा है। कई बार हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में इसका प्रमाण मिलेगा। अंतरजी खेड़ा, श्रावस्ती, बांसखेड़ा, गौतम बुद्ध नगर, ये सब वहीं से मिलेंगे। ठीक है, लोहा का प्रमाण नहीं मिलता है। सोना, चांदी, तांबा तीनों का प्रमाण जो है हड़प्पा और सैंधवकालीन सभ्यता से मिलता है। सोना की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में मिला है, टिन मिला है, लाजवर्त मिला है। चांदी की बात करें तो लोथल में चांदी, रोपड़ में चांदी मिली है। हड़प्पा में जो है एक राजमुकुट मिला है चांदी का राजमुकुट मिला है। कहां से? हड़प्पा से। तांबा की बात करें, ताम्रपाषाण बस्ती के भी प्रमाण मिल चुके थे। इस प्रकार से कांसा, टिन और कांस्य युगीन सभ्यता चल ही रही है आपके सामने। तो तांबा क्या था बताइए? तांबा और टिन मिलाने से क्या कांस्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है? केमिस्ट्री के छात्र होंगे तो अच्छी तरह आप जानते होंगे।
तांबा और टिन मिलाने से कांस्य कांस्य बनता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जब तांबा रहेगा इन्हें तो कहां से कांस्य आएगा? तो ये कौन सी संस्कृति चल रही है? कांस्य युगीन संस्कृति। कौन सी? कांस्य कांस्य युगीन संस्कृति। संस्कृति सैंधवकालीन सभ्यता इसी नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से लोहा, लोहा क्या है? लोहा नहीं होगा तो निम्न कौन सा धातु जो था, सर्वप्रथम मानव ने निम्न कौन सा धातु प्रयोग किया? तो लोहा था ही नहीं। चांदी बिल्कुल था, सोना था, लेकिन तांबा की बात कर, सबसे पहले की बात कर रहा है, सर्वप्रथम मानव ने तांबा, तांबा क्या लगाना है? तांबा लगाना है। इस प्रकार से ध्यान देना, एक्सप्लेन मैं कर रहा था, समझ नहीं पाया, लेकिन तांबा है, इस बात को ध्यान देना, सर्वप्रथम पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी पूरा स्थल से मिला है। कहां से? सॉरी, हड़प्पी संदर्भ से, पूरा स्थल नहीं, हड़प्पी स्थल से कहां से मिला है? बताइए। हाथी मारकर दांत उखाड़ते थे। सोचिए, ऐसा मनुष्य हुआ कि हाथी दांत का पैमाना, हाथी मार रहे हो, कस्तूरी मृग मार रहे हो, कलेजी उसका निकाल रहे हो, ये सब क्या है यार? एनवायरमेंट को आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो, मृग मार रहे हो। किसी एक्ट्रेस के कहने पर आप मृग मारोगे? मान के चलिए ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम में वहां पर उसकी बात दूसरी थी मृग मारने की, आप यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे अल्कोहल का एडवर्टाइज नहीं देते थे वो आपकी तरह, उन्होंने समाज में बहुत बढ़िया दर्शन पेश करके चले गए। आप तो जो है गोल्ड फ्लेक का जो है एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, विमल का दे रहे हो, अच्छे अच्छे, तुम तो नशा का जो है एडवर्टाइज दे रहे हो। बता रहे हो मैं मर्यादित की तुलना अपने से कर रहे हो। सीता जी के लिए मृग, उन्होंने चर्म की स्थिति दूसरी थी, तो यहाँ आप हीरोइन के लिए मृग मार रहे हो। हाथी दांत उखाड़ा जा रहा है प्राचीन काल में, ये सब चीजें सोचिए पहले। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। और कहां से मिलेगा? बिल्कुल सत्य है, लोथल से। यहां से हाथी दांत का पैमाना मिला है। इस बार इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। साठ नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पन कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। क्या? लोहा हमने भाई बताया, क्या बताया? उत्तर वैदिक काल में लोहा मिलेगा। चलिए अतरंजी खेड़ा से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कोटिंग करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 को आपको सजाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। चलिए चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। पूछ रहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनमेरी वाला, चन्नूदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, राखीगढ़ी और रंगपुर, रोपड़, हिड्डन, मांडा, नाइमाबाद, ये सब बिल्कुल स्थल थे भैया। मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, रोपड़ था, कालीबंगा था, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल सत्य है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर, बिल्कुल सत्य है। समकोण पर इनके रोड काटते थे। क्या काटते थे? समकोण दशाओं पर रोड, सड़क एक दूसरे को काटते थे। नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, जल प्रबंधन था, नगरीय व्यवस्था थी। बिल्कुल सत्य है। शहर का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था। काहे नहीं पता था भैया? बिल्कुल पता था। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बना कहां से? तांबा और टिन से बना। जब तांबा टिन रहबे नहीं करेगा तो तांबा कहां से बनेगा? कांसा, सोना, चांदी, टिन। चांदी देखना है तो आप अजमेर से, जावर से, ये सब क्षेत्र मौजूद थे उस समय। और चांदी देखना हो तो अफगानिस्तान से, टिन से, ये सब आयात होता था, निर्यात होता था। व्यापार उन्नत दशा में था। क्या था? व्यापार उन्नत दशा में था मित्रों। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था, एक ही था, लोहा, बस। बाकी सब जानकारी थी। तो 3 वाला ऑप्शन देखिए, जहां हो उसको सटासट पहले काट दीजिए। इसको मारिए, इसको मारिए, इसको हटाइए। 1-2 ऑप्शन ये देखे निकल गया। एलिमिनेट करना सीख लीजिएगा मेरी तरह। आगे चल के एलिमिनेट से आपको कराएंगे, समय बचेगा खटाखट, चिंता मत करिए। 1 और 2 ऑप्शन सही है। एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। 63 नंबर जो है क्वेश्चन कहता है, कथन ए है, पूछा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कह रहा है, क्यों भाई, ऐसा क्या कारण रहा है कि जो विलुप्त हो गए? किसी स्टेटमेंट का रीजन होना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट आपसे पूछता है तो उसका कारण होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर विलुप्त हो गए तो कारण क्या होना चाहिए?
कारण है तो एक्सप्लेन भी होना चाहिए। तो मित्रों वही कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। जैसा कि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला स्थित है। पाकिस्तान में दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मित्रों इस प्रकार से हम आपको बताएं कि यहाँ के जो उत्खननकर्ता थे राखाल दास बनर्जी का नाम आप जानते होंगे, एच मैके और गार्डन चाइल्ड के अनुसार 1922 में इस स्थान की खोज किया गया मोहनजोदड़ो की। अगर मैं हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा नगर जो कि पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में, पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान में ही है और बंटवारे के बाद आधा जो पूर्वी पाकिस्तान था भारत में और पश्चिमी वाला जो पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया। तो इस प्रकार से STH उसने अपना भी नाम, स्टेट का नाम एक रखा है पंजाब, जैसे हमारे यहाँ है। तो उस पंजाब राज्य में मॉन्टेगोमरी जिला है जो लेकिन इसमें प्रेजेंट समय में साहिवाल जिला के नाम से मित्रों जाना जाता है। वहां से रावी नदी निकलती है। क्या निकलती है? रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नाम का एक स्थान था, वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। उत्खननकर्ता उसमें सर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और जगपति जोशी और मार्टिमर व्हीलर भी उसमें अपना योगदान दिए। तो इस प्रकार से ये दोनों स्थल पंजाब में स्थित हैं। वही पूछ रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट, बिल्कुल उत्खनन कार्य जब कराया गया तो वह उत्खनन कार्य के ही पश्चात उसमें ये सब चीजें मिली, चाहे अन्नागार हो, स्नानागार हो या मृण मूर्तियां हो, पशुपतिनाथ की मूर्तियां देखने को वहां पर मिली। इस प्रकार से उत्खनन के दौरान ही, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कारण क्या रहा है कि क्या ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे? उपर्युक्त संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। बिल्कुल सत्य है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए, लेकिन जो विलुप्त हुए हैं वो खुदाई का कारण नहीं रहा है। खुदाई में तो भाई स्पष्ट होता है, कोई चीजें सामने निकल कर आती हैं। अगर आप किसी चीज का उत्खनन करेंगे तो विलुप्त नहीं होगी वह। हाँ, विलुप्त हुए हैं लेकिन उसका कारण और भी रहा है। क्लाइमेटिक स्थितियां रही हैं, जैसे कचरा वगैरह जो गड्ढे थे उत्खनन वाले, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ता गया, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों ने वहां पर कचरा फेंकना स्टार्ट किया, नगरीकरण बढ़ता गया, लोगों का भवन आवास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार से ऐतिहासिक स्मारक जो भी रहे हैं कहीं ना कहीं छत विच्छत मानवीय हस्तक्षेप के कारण हुए हैं। इस प्रकार ये कारण अगर कहा जाए कि क्या जो है खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे उसी के कारण विलुप्त हो गए, नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। ये जो है उत्खनन के पश्चात कोई चीजें प्राप्त होती हैं, ना कि विलुप्त होती हैं। हाँ, उत्खनन कराया गया था, यह सत्य है। AR दोनों सत्य है लेकिन AR की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, व्याख्या को नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बी वाला होगा। AR दोनों सही है किंतु RA सही जो है स्पष्टीकरण नहीं है। इस बात को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि शैलकृत की बात कर रहा है, रॉक पेंटिंग्स की बात कर रहा है कि जो भी शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं कहां से प्राप्त किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं धौलावीरा एक स्थान है भारत में। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान पाया गया। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता थे। रविंद्र सिंह बिष्ट धौलावीरा से जानकारी यह निकालते हैं कि यहाँ पर जल से संबंधित जलाशय पाए गए, ड्रेनेज के सिस्टम पाए गए, ड्रेनेज के नालियों युक्त पक्की नाली पाई गई। इसमें जल प्रबंधन की, वाटर मैनेजमेंट की बात की गई और वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पर अच्छे अच्छे घड़े पाए गए। उस घड़ों में अगर हम बात करें तो पानी रखने की व्यवस्था थी। जैसे आप सुराही देखिए, मृदभांड की बात करें तो उसमें लाल जो बैकग्राउंड, उसको लाल से उस सुराही को पेंट कर दिया जाता था और उसमें पट्टी ब्लैक की मारी जाती थी। जब ब्लैक की पट्टी मारी जाती थी तो उसे गेरुक मृदभांड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जो शैलकृत
पेंटिंग प्राप्त होती है धौलावीरा से। धौलावीरा जैसा कि कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है, इस बात को ध्यान देना है। ऑप्शन आपको पूछेगा हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले मित्रों, धौलावीरा आपको लगा देना है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, हम आपको बता दें ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहां इन्होंने एक्सप्लेनेशन में किया है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो धौलावीरा की अगर हम बात करें मित्रों, देखिए अगर मैं किसी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पूछेगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, उसके बाद का स्थल कौन सा है, उसके बाद का स्थल कौन सा है, तो 5 हम स्थल ऐसे लेते हैं जो मुख्य हैं। पहला अगर आपसे पूछेगा कि पहले नंबर पर कौन सा आता है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है, बताइए, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। क्या बताना है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, उसके बाद आपको हड़प्पा मिलेगा। क्या मिलेगा, हड़प्पा मिलेगा। हड़प्पा के बाद एक स्थान आता है पाकिस्तान में गनवेरी वाला। क्या मिलता है मित्रों, गनवेरी वाला। गनवेरी वाला ये भी सिंध प्रांत में है। गनवेरी वाला के बाद अगर आपको स्थान मिलेगा, गनवेरी वाला को ही चन्हू दड़ो के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो नेक्स्ट आता है वो राखी गढ़ी आता है। क्या आता है, राखी गढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है भारत के, इस बात को ध्यान देना। राखी गढ़ी के बाद अगर आता है तो ये धौलावीरा आता है। धौलावीरा का मतलब आप समझ चुके हैं, धवल माने सफेद होता है, वीरा माने कुआं होता है। जहां पर सफेद कुएं के अवशेष यानी जहां पर जल प्रबंधन की अच्छी जानकारी मिलती है उसे धौलावीरा कहा जाता है। धौलावीरा कच्छ के रण में गुजरात में हमने आपको बताया। राखी गढ़ी की हमने बात किया कि यह कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। तो आपको पहला जो पूछेगा ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो को लगाना है। मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा जो स्थान है हड़प्पा का आता है। क्षेत्रफल एरिया वाइज की बात हम कर रहे हैं, एरिया वाइज के हिसाब से अगर देखें गनवेरी वाला आता है। क्या आता है, गनवेरी वाला, या इसे आप चन्हू दड़ो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चन्हू दड़ो, इसे चन्हू दड़ो भी कहा जाता है। जो चौथा रैंक मिला है वो राखी गढ़ी, ये भारत को मिला है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा है। अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा सिंधु कालीन स्थल या हड़प्पा कालीन स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल भारत में कौन बड़ा है, तो राखी गढ़ी आपको लगाना है। क्योंकि देखिए धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में दूसरा रैंक दिया है, लेकिन प्रथम राखी गढ़ी बसती है। इस प्रकार से ध्यान देना है। राखी गढ़ी की बात करें, गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यह उत्खनन परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। जैसे आप समझें कि ये शैलकृत जलकुंड धौलावीरा देता है। प्रथम आपको राखी गढ़ी लगाना है और दूसरा धौलावीरा, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में लगाना है। भारत में सबसे बड़े कौन से स्थल हैं हड़प्पा संस्कृति के, तो आपको लगाना है राखी गढ़ी। दूसरे नंबर पर धौलावीरा। अगर ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा सबसे बड़ा स्थल, तो आपको मोहनजोदड़ो लगा देना होगा। इस प्रकार से मित्रों हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहां है, अभी हमने इसका एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया कि जो है वह गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। धौलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, जलाशय के लिए जाना जाता है, बहुत सुविस्तृत नालियों के लिए जाना जाता है, पक्की नालियों के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छी तरह का वहां नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। हरियाणा में बनावली, राखी गढ़ी, पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं रोपड़ भी मिला है, यज्ञदत्त शर्मा 1958, राजस्थान में कालीबंगा को आप जानते हैं। इस प्रकार से यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों, आपको ध्यान देना होगा। इसका आंसर जो है गुजरात होगा। इसी प्रकार से 66 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हड़प्पी नगर की बात करता है, 3 भागों में विभक्त था। लोथल की जैसा गुजरात के राज्य में स्थित है, हड़प्पा नगर है। डाकयार्ड की बात करता है, कहां की बात करता है, डाकयार्ड की पत्तन की बात करता है। वहां पर फारस की मोहरें मिली हैं। मिमी जो कि
कहां पर? फारस की मिमी मिली है और मेसोपोटामिया की मिमी। मिमी क्या होती थी? मिमी जो है बहुत ही प्राचीन समय के जो मरे हुए व्यक्ति थे उन्हीं को रख दिया जाता था, बाद में उनको जिलाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं क्रायोजेनिक्स एक साइंस में प्रक्रिया चल रही है, निम्न ताप पर मनुष्य को जिलाने की साइंस की खोज चल रही है। -273 पे बात की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से परम शून्य ताप की बात की जाती है। तो मिमी जो था, मिमी वहां से मिली है। मिमी कहां से मिली है? जैसा कि आप जानते हैं लोथल से फारस के माप तौल के बाट मिले हैं। और क्या मिले हैं? मृण मूर्तियां मिली हैं और पत्तन मिला है। पत्तन मतलब डाकयार्ड या बंदरगाह की बात करता है। इससे यह लगाया जाता है अनुमान के लोथल से जो है क्या मिला है? लोथल एक पत्तन मिला है। लोथल से व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से व्यापार होता। लोथल की बात करता है। लोथल जो है 2 नगरों में विभाजित था। कितने? 2 नगरों में। इसलिए ये प्रश्न पूछा है 3 भागों में विभक्त कौन था, उसको हमको देखना है। अब बात कालीबंगा की करते हैं। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी पर स्थित है, जिसे वो प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। कालीबंगा की बात करें तो एच मैके ने अपना उत्खनन कार्य इसमें दिया था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में गंगानगर जिला है, वहीं पर स्थित है। अब बात आती है धौलावीरा की। इसमें भी 2 हुआ है, 2 ही नगर मिले हैं। धौलावीरा ये आयताकार में ही यहाँ का नगर बसाया गया था। आयताकार में बसाया गया, लेकिन ये 3 भागों में विभक्त था। जैसे आयताकार में ये आप देखिए, ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ। तो ये जो था, अगर हम बात करें तो ये यहां वाला जो उत्तर से दक्षिण की बात करता है, किला क्या होगा? ये किला हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, ये निचला हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिएगा, किला मिलेगा, मध्य मिलेगा और निचला स्तर मिलेगा। तो किले में कौन रहता था? यहां पर राजा वास करता था, विशिष्ट लोग वास करते थे, राजपुरोहित वास करता था। मध्य में सामान्य जनता यानी कुशल नागरिक जो दक्ष थे, थोड़ा पढ़े लिखे थे। और निचले में जैसा कि आप जानते हैं लेबोरियस पर्सन, मजदूर टाइप के लोग यहां पर रहते थे। ये 3 भागों में हड़प्पी नगर था, जो 3 भागों में धौलावीरा ही इसका आंसर होगा। धौलावीरा, धवल माने सफेद, अवीरा माने कुआं। धौलावीरा से मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट, अच्छी तरह के जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है? वहां से जो है मूर्तियां मिलती हैं, मूर्तियां और बरगद के पेड़ के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा अगर देखें तो पक्की नालियों के लिए, सड़क के लिए समकोण परिस्थितियां काटती थी। अच्छे सड़क के लिए भी धौलावीरा प्राप्त हुआ है उत्खनन में। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। इस बात को ध्यान देना, धौलावीरा गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। सुरकोटड़ा भी गुजरात में है। सुरकोटड़ा का मतलब ही होता है घोड़ा। यहां पर घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, नाल जैसी संरचना पाई गई। इससे यह पता चलता है कि सिंधुकालीन सभ्यता कहीं न कहीं घोड़े से परिचित था। इस बात को ध्यान देना। आगे क्वेश्चन आपसे आएगा, क्या घोड़े रथ में प्रयोग होते थे? तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं रथ में कहां से यूज होंगे। जब सिंधु घाटी सभ्यता युद्ध किया ही नहीं तो रथ की बात कहां की जा सकती है? उसमें रथ का प्रयोग ही नहीं हो सकता है, घोड़े की बात की गई है। इसलिए ध्यान दें, हड़प्पा, हड़प्पी नगर, हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। जब भी आप ध्यान देना, लोथल 2 भाग, कालीबंगा 2 भाग, सुरकोटड़ा 2 भाग। लोथल काली सुर, एक सूत्र बना लीजिए, लोथल काली सुर। आप ऐसे पकड़िएगा, लोथल काली सुर 2-2। क्या करना है? 2 का क्यूब बना लीजिए, 2 का पावर 3 कर दीजिए। लोथल काली सुर बराबर 2। लेकिन धौलावीरा बड़ा भी है, आप देख सकते हैं। तो 3 नगरों में विभाजित था, इस बात को ध्यान देना है आपको। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? अभी हम क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किए हैं, व्याख्या करके आ रहे हैं। आप जानते होंगे कौन सा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 भागों में कौन बटा था? कालीबंगन की बात किए हम, कितने भागों में? 2। मोहनजोदड़ो 2, संघोल 2। बात धौलावीरा की आती है। धौलावीरा ही 3 भागों में बटा था, किला, मध्य और निचला भागों में। हम अभी आपको बताए कि धौलावीरा ही एक स्थान है जो अपवाद स्वरूप था। हर सिंधु घाटी सभ्यता में 2-2 नगर की बात करता है। पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी में राजा वास करता था और पूर्वी में सामान्य जनता रहती थी। लेकिन ये जो धौलावीरा है, ये 3 जो है आयताकार जो है भवन में बटे हुए थे, राजा के जो क्षेत्र थे।
पश्चिमी में राजा वास करता था जिसे किला कहा गया। मध्य में हमने बताया कुशल नागरिक, जैसे आज के डेट में इंजीनियर, डॉक्टर, विधिवेत्ता, जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले, संपदा जैसे बौद्धिक जो तो होते थे, पढ़े लिखे लोग टाइप के, और निचले स्तर जो लेबोरियस पर्सन था वो निचले स्तर पे रहता था। ऐसे ही नगर इसको बसाया जाता था। धौलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कालीबंगन काली चूड़ी के लिए भी जाना जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगन जैसा कि आप जानते हैं जुते हुए खेत की क्या मिलता है, यहां से जुते हुए खेत के भी प्रमाण पाए जाते हैं। यहां से खेत के जुताई के प्रमाण मिलते हैं, तो कृषि के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो को हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के कहां पर, सिंधु प्रांत में। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे वहां पर एक सिंध प्रांत है। वो दाहिने तट पर ये मोहनजोदड़ो स्थित है। राखाल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता है, इस बात को ध्यान देना है। 1922 में संघोल की बात करें, संघोल भी हरियाणा के ही एक स्थान पर स्थित है। संघोल से भी 2 नगर की सभ्यता प्राप्त होती है, सैंधवकालीन सभ्यता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां से भी मिमी के साक्ष्य और पौधे यानी बरगद के और नाग के साक्ष्य पाए गए हैं संघोल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विल बी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान देना है मित्रों। चलिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अभी हमने बार बार बता रहा हूं जल के बारे में, जलाशय के बारे में, क्या वाटर मैनेजमेंट के बारे में अच्छी जानकारी कौन दे रहा है, अब आप जान गए होंगे। क्या है? धवलावीरा। धवल का मतलब क्या होता है, इसको 2 भाग में बांटिए, ध्यान दीजिएगा। धवल माने होता है सफेद, क्या हुआ? सफेद। और अवीरा माने जो होता है, अवीरा मीन्स क्या होता है? कुआं। कुआं अर्थात सफेद कुएं की बात करता है। सफेद कुएं बनाए जाते थे, सफेद फॉर्म में उसकी पेंटिंग कर दी जाती थी, कलाकृति की जाती थी। यहां से हर घरों में, वहां के जितने नगर थे, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है, वहां पर हर घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपका घर होता है, आंगन आप बनाते हैं, तो आंगन में सब लोगों के पास कुआं था। और क्या होता था, कुएं से जब आप पानी यूज करेंगे तो मोरी बनाते थे। मोरी से पानी निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो पक्की नाली का निर्माण किया गया था। क्या? पक्की। इससे यह माना जाता है कि नगर था, इसका मतलब कस्बा था, शहर था, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, सुविस्तृत जीवन था, अच्छा जीवन था उनका। इसलिए धौलावीरा और वैसे भी सिंधुकालीन सभ्यता जो है नगरी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। ये धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हुई है। तो इस प्रकार से मित्रों, एक उन्नत जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट की, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करता है धौलावीरा। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आप लगाए रहेंगे तो रणनीतिक हिसाब से वहां पर आप कर ले जाएंगे। अगर स्टेटमेंट में भी देगा तो वहां आप हल कर ले जाएंगे। स्टेटमेंट में कैसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, क्या धौलावीरा से सफेद कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दूसरा स्टेटमेंट देगा, क्या वहां पक्की नालियों के निर्माण किए गए थे? क्या अब स्टेटमेंट दे करके आपसे ऑप्शन पूछेगा, क्या ऑप्शन दोनों सही है, क्या ऑप्शन 1 सही है, क्या ऑप्शन दोनों गलत है, स्टेटमेंट में दे देगा। तो भाई, अगर आप सफेद कुआं का अर्थ जान रहे हैं, जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट हल कर ले जाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से मान लो स्टेटमेंट में ही देगा। अब ऐसे क्वेश्चन मान लो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट में अगर पढ़े हैं तो आप कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत चालाकी से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मित्रों, हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को दे सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने नई सीरीज चला रहा हूं पूर्वालोकन की। हमारा टारगेट है कि हम जो है अगर 140 क्वेश्चन आरओ में आता है तो हम लोग 100+ जीएस में कराने के वादा किए हैं आपको, क्योंकि आप जानते हैं वेटेज क्या है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट और यूपी स्पेशल को अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप फतह कर जाएंगे। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग
रीजनिंग और 10-12 क्वेश्चन उसमें मैथ का जो सीसेट में भूमिका निभाती है वो भी आएगी, उसको भी पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिलेक्शन 1 नंबर से भी आपका रुक सकता है। सीसेट में बड़े बड़े लोग जो है धराशायी हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं सीसेट में ओनली 33% 66 क्वेश्चन चाहिए, वो सब गलत अवधारणा पड़े हुए हैं। लास्ट में अगर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा जीएस में करें, लेकिन सीसेट में उत्तर भारत के लोग ज्यादातर फेल हो जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विय शव संस्कार, इसे कहा जाता है डबल ब्यूरियल। क्या द्वि माने डबल, द्वि माने दो, आपको लिखना होगा ब्यूरियल। युग्मित समाधान, युग्म माने जोड़ा, दो लोग, जैसे दो मट्टियां, दो लाश, सीधी सी बात है। 2 लाश, क्या करा, 2 लाश, द्विशव, शव माने मट्टी, 200 संस्कार, डबल बैरियल की बात करता है। कहां से बात करता है बताइए हमको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। ध्यान दें, कुंतासी, कुंतासी में अगर हम बात करें तो कुंतासी जैसा कि यह आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इसका संबंध आपको कुंतासी से नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंतासी की अगर बात करें तो यह पाषाण काल की सभ्यता को दर्शाता है। यह बात कहां चल रही है, बात चल रही है सैंधोकालीन सभ्यता की चल रही है, तो इसलिए कुंतासी ये कट जाता है, इसको आप काट दीजिएगा, एलिमिनेट भी करिए। अब बात आती है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। अगर मैं इनकी बात करूं तो भारतीय किताब एक है पुरातत्व दर्शन, पुरातत्व साहित्य दर्शन की बात करता है, और एक होती है पुरातत्व का इतिहास। दोनों को मिला करके जे.एन. पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि ये जो द्वि संस्कार है धौलावीरा में भी मिलता है, लोथल में मिलता है, कालीबंगा में मिलता है। अगर हम हरिशरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री को उठाकर देखें पेज संख्या 14 पे, तो यह भी संख्या उसी पे मिलती है। इस प्रकार से ध्यान देना, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में स्थित है। इस क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड रहा है, आयोग देखेंगे इस क्वेश्चन को डिस्प्यूटेड मानता है। ये देखिए डिस्प्यूटेड है, स्टार लगाया। लोथल से भी सर्वाधिक 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगा से 1 युगल समाधि और राखीगढ़ी से भी 1 समाधि प्राप्त हुई है। आपको लोथल याद कर लेना है, लोथल से 3 है, ध्यान देना। क्या मित्रों, लोथल से 3 युग्मित समाधान मिले हैं, यही लोथल, बाकी सब में 2 लगा देना। क्या लगाना है, किसमें, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, राखीगढ़ी और कालीबंगा बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, लोथल में 300 जोड़ा मिले हैं, इस बात को ध्यान देखिए, और राखीगढ़ी में 2-2। इसीलिए हमने बताया कुछ क्वेश्चन को आयोग ने बाहर कर दिया था, यही कारण था। कुंतासी को छोड़ के हर जगह से 2-3 ब्यूरियल मिले हैं, तो क्वेश्चन उसको उसने बाहर किया। लेकिन आपको मिलेगा तो लोथल ये त्रियुगी है, और वो 2 की बात करता है तो राखीगढ़ी कालीबंगा लगा देना। राखीगढ़ी कालीबंगा अगर आएगा तो डबल लाश की बात करेगा, क्या करेगा, डबल ब्यूरियल की बात करेगा। आप राखीगढ़ी और कालीबंगा को लगा देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त, रिसेंट में अभी उत्खनन कार्य किया गया, रिसेंट में कार्य किया गया, जिसके उत्खनन कार्य की बात करें तो आरसी मजूमदार के उत्खनन कार्य में यह किया गया है 2011 की बात करता है, अभी लेटेस्ट वर्जन है। इसका दोबारा उत्खनन कार्य कराया गया 2019 में, किसकी, सनौली की। सनौली कहां स्थित है, बागपत, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला, अर्थात उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न वाला एरिया जो है बागपत। बागपत में बारौत नामक एक तहसील है, क्या है, बारौत नामक एक तहसील है। वहां से सनौली नामक जो है सिंधुकालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष पाए गए। अवशेष क्या मिले हैं, 125 मानव समाधान मिले हैं। कितने मिले हैं, 125 मानव, 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कहां से, इसका नाम है बारौत तहसील है, तहसील है जो कि सोनौली कहां है, सोनौली की अगर बात करें सनौली बागपत। और यहां से कुछ बर्तन के साक्ष्य, कुछ गहने के साक्ष्य भी
प्राप्त हुए हैं। आपको क्या बताना है? मानव समाधान कितने? 125 मानव। लेटेस्ट वर्जन है, अभी हाल में खुदाई हुई, 10-12 साल के अंदर की बात बता रहे हैं। आरजी मजूमदार को याद रखना है, उत्खननकारी उन्होंने करवाया, इतिहासकार थे वो। कहां के? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे। जैसे हमने GR शर्मा की बात किया कि प्रतापगढ़ की खुदाई, सरायनाहर दमदमा या उसके महदहा की खुदाई किसने करवाई? तो GR शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, उन्होंने उसकी खुदाई 41 में करवाए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील सनौली नामक स्थान पर 125 मानव समाधान है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसे लिटाया गया है। हम आपको एक चीज और अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आपसे ये समाधान की बात करता है कि कहां कैसे लिटाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कहीं कहीं पूर्व से पश्चिम की दिशा में लेटा हुआ शव प्राप्त हुआ है, और कहीं कहीं आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण में मिला है, लेकिन सनौली में यह उत्तर से दक्षिण मिला है। अगर मैं पश्चिमी भारत की बात करूं, जैसे पश्चिमी भारत में अगर आप जाएंगे वेस्टर्न घाट वाला एरिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ये सब पश्चिमी घाट में जो स्थित हैं, वहां पर पूर्ण समाधान होता था। क्या होता था? पूर्ण समाधान। मतलब यह होता था कि अगर जलाते थे जलाते ही थे, दफनाते नहीं थे। अगर दफनाते थे दफनाते ही थे। और आंशिक समाधान क्या था? वो पूर्ण मतलब पूर्वी साइड में था, वेस्टर्न घाट में था। जैसे उड़ीसा ले लीजिए आप, बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहां पर जब जाएंगे आप, या पूर्वी मध्य प्रदेश में आंशिक समाधान होता था। वहां पर जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर समाधान को लिटाया जाता था। लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर आप अपने यहां देखेंगे तो क्या है? उत्तर से दक्षिण ही लिटाया जाता है मरने के बाद। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में पैर रहता है, इसको ध्यान देना इस बात को। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती, अगला क्वेश्चन 71 नंबर पे चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मिस्र की बात करता है या मेसोपोटामिया की बात कर रहा है, मध्य अमेरिका। मिस्र भी संस्कृति सैंधव कालीन के साथ ही वो भी सभ्यता थी। मिस्र की अगर हम बात करें, नाइल नदी या नील नदी मिस्र में ही स्थित है। उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र में क्या होता? ओनली रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता, जीवन संभव नहीं हो पाता। नील नदी को इसीलिए वरदान कहा जाता है। मिस्र में जो है आपको यह कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले नहीं मिलता है। वहां पर अगर मिस्र में मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? राई और जई का आविष्कार सबसे पहले मिलता है। इस प्रकार से ज्वार का मिलेगा। ईरान वाला एरिया या दजला फेरात नदियों के बीच में ज्यादातर जौ और राई जई के सौरघम की बात करता है। मक्का मैक्सिको की बात करता है। अभी हम आपको बताएंगे आगे, एजटेक की माया आएगी, मुइंका की माया आएगी, इंका सभ्यता, एजटेक सभ्यता, माया सभ्यता, मुइंका सभ्यता, इंका सभ्यता आप सुनते होंगे। 4 साल पहले लोग बता रहे थे माया सभ्यता के लोगों ने कहा है कि पृथ्वी बहुत जल्दी उलट जाएगी। अभी आप सुन रहे होंगे कुछ पहले लेटेस्ट में कि माया सभ्यता के लोगों ने क्या किया? डिक्लेरेशन किया है, घोषणा कर दिया है। माया सभ्यता के लोगों ने कहा कि बस अब 2-3 दिन में पृथ्वी पलटने वाली है। तो माया सभ्यता की बात, माया भी बता रही है, एस्टेक सब बता रही है, और मुइंका सब बता रही है, इंका सब बता रही है। इस प्रकार से मिस्र में किसी भी हिसाब से वहां पर कपास के आरंभ सबसे पहले नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया भी उसी का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया भी इराक में ही स्थित है, ईरान के क्षेत्र में। वहां से भी ऐसी संभावना नहीं है। बात मध्य अमेरिका की आती है, मेसो अमेरिका इसको कहते हैं। मेसो अमेरिका में ग्वाटेमाला आता है, और क्या आता है? होंडुरास आता है। ये सब चीजें, चिली, अर्जेंटीना वगैरह का क्षेत्र आ जाता है, या उत्तरी वाला क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर ईरान वाली सभ्यता देखने को मिलती है। यहाँ पर कपास का आरंभ सबसे पहले नहीं हुआ। कहां हुआ? भारत में। भारत ही कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले सैंधव घाटी सभ्यता, या सैंधव घाटी सभ्यता को कितने नामों से जानते हैं? मार्शल महोदय ने क्या कहा है? 3 नामों से। क्या क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला मित्रों नोट करिए, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता? सिंधु नदी के तट पर सर्वाधिक स्थल पाए गए,
पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या किए, हड़प्पा के पास पहुंचे। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। और सिंध की बात करें, लड़काना जिले में है। तो जब ये पंजाब में पहुंचे तो पंजाब में एक नगर का नाम हड़प्पा था, वहां से बहुत स्थान पाए तो उसका नाम हड़प्पा रख दिए, लेकिन उसी से मिलता जुलता था, सिंधुकालीन सभ्यता से औजार मिलता था। ठीक है, और वही चीज आगे चल करके जो है मोहनजोदड़ो मिल गया और हड़प्पा मिल गया। ये सब चीजें जो है धीरे धीरे भारत में भी ऐसे समकालीन मिलती रही, तो ये सभ्यताएं समानांतर रही हैं। तो भारत में जो बता रहे हैं, कपास के लिए सबसे पहले आरंभ हुआ भारत में इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में था। 1948 के पहले की बात करें, पूर्ण रूप से 1948 में ही विभाजन हुआ। 5 जून 1948 को भारत पूरी तरह से अलग हो गया। 47 आता है, लेकिन पूर्ण रूप से 5 जून 1948 वैधानिक डेट माना जाता है। उसके पहले भारत हमारा ही, पाकिस्तान भी अंग था, अफगानिस्तान इसी में था, और क्या था, नेपाल भी। ये उप महाद्वीप थे, 7 कंट्री भारत महाद्वीप में आती थी, उप महाद्वीप कहा जाता था। तो यहां तक कि श्रीलंका भी इसी का अंग था। म्यांमार भी 1935 में अलग हुआ है मित्रों। तो ध्यान देना, भारत में कपास सबसे पहले आरंभ हुआ हड़प्पा में। और मोहनजोदड़ो की बात करता है, मोहनजोदड़ो में ही सबसे पहले सूत मिले हैं। क्या मिले हैं? सूत मिले हैं। सूत के और कपड़े मिले हैं, सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वहां पर मोहनजोदड़ो में सबसे पहले कपास को देखने को मिलता है, और उसके बाद हड़प्पा। लेकिन भारत में जब उस समय स्थिति क्या रही, मोहनजोदड़ो भी भारत में ही था। तो भारत में कहां मिला था? भारत में मोहनजोदड़ो में सूत के कपड़े पाए गए। तो इससे यह लगाया गया अनुमान कि कपास जो है, कॉटन जो है, वहां उगाया गया। उसके बाद हड़प्पा वासी का स्थान आता है। आइए यूपीपीसीएस प्रीलिम 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो में। हमने बताया सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो में एक स्थान, और इसका याद रखिए, नाम याद करिए, सॉरी, इसको सिंडोन भी कहा जाता है। किसने कहा? यूनान के लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने कपास को सिंडोन भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, कपास बराबर सिंडोन। अब इसको किसने कहा? यूरोपी प्लस यूनानी ने। क्यों कहा? क्योंकि सिंडोन से सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही सबसे पहले कपास हुआ, तो वो सिंधु नहीं कहते, वो लोग इसको सिंडोन कहने लगे। इंग्लिश में सिंधु नदी नहीं बोल पाए, सिंडोन कहने लगे। जैसे इंग्लैंड के लोग हो गए, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटानिका के लोग हो गए, या इटली के लोग हो गए, ये सब यूरोप में ही आता है। तो यूरोप के लोगों ने इसको, कपास को सिंडोन के नाम से क्या किया? विभूषित किया है। इस बात को ध्यान देना, अगर सिंडोन आएगा, अगर दे देगा भारत में सबसे पहले आरंभ सिंडोन का कहां हुआ, नहीं देगा कपास तो क्या करोगे? सिंडोन दे देगा। तो मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी 1922 लगा देना, सिंधु नदी के तट पर इनकी जो है पाए गए। यही सब क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो देखिए कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? अगर बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं तो उसे आप जो है थोड़ा सा धीम करके पढ़िएगा, क्योंकि पूर्वालोकन है। पूर्वालोकन का मतलब होता है कि हमको हल कराना है एग्जाम के पहले पहले, इसको हमको 1-2 बार रिवीजन करा देना है। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, सिविलाइजेशन बात करता है सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी या धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। लौकिक माने लोगों से संबंधित, लौकिक माने लोगों से, लौकिक माने लोक माने लोगों से, यह है लौकिक। इक लगने से विशेषण बन जाता है, लोग से लौकिक कर देने से विशेषण हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो लौकिक जो था लोगों की सभ्यता थी, सत्य है, लोगों की सभ्यता थी, मानव की सभ्यता थी, पशुओं की थी नहीं, उसमें लोगों की सभ्यता थी। यहां तक तो सही हो गया। अगला देखते हैं। उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, धार्मिक तत्व था, लेकिन यद्यप लगा रहा है। धार्मिक तत्व क्या मतलब? जैसे आप देखें पशुपतिनाथ की मूर्ति हड़प्पा से, सॉरी, मोहनजोदड़ो से
पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। पशुपतिनाथ की मूर्ति यह जाहिर करती है कि पूजा होती होगी। इसका मतलब धार्मिक तत्व था। पशुपतिनाथ में जैसे लिंग, योनि और पीपल के पेड़ के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। मृण मूर्ति में क्या था? मृण मूर्ति में जैसे आप देखें मट्टी की मूर्ति, और मोहनजोदड़ो से देखें तो मिट्टी के या मूर्ति मिली। उसके बाद अगर देखें तो स्त्री के गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया। इसका मतलब यह था कि वह पेड़ क्या था? उर्वरता की देवी है। पृथ्वी माना गया उसे कि उपज देने वाली माता हैं, अर्थात मात्र सत्तात्मक था, माता की पूजा होती थी। इसका मतलब यहां तक हम सही पहुंचे कि लोगों की सभ्यता थी। लौकिक का मतलब लोगों की सभ्यता। अब बात करता है उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित है, बिल्कुल सत्य है। धार्मिक तत्व में हमने देखा कि जो है वहां पर कांस की नर्तकी की पूजा भी हुई है। और क्या मिला है? योगी राज नटराज, अर्थात नट माने होता है डांसिंग, राज माने स्वामी, डांस के स्वामी, अर्थात कौन? शंकर भगवान। शंकर भगवान जी हैं। नटराज जो बना है वो शंकर भगवान है, नटों के स्वामी हैं। कहते नहीं तो पहले नट लोग आते थे नाचने, याद होगा, नट लोग आते थे। तो नट का मतलब होता है डांस, और राज माने स्वामी। जिसमें राज लग जाए उसका मतलब ही होता है स्वामी। जैसे इंद्र माने स्वामी। इस प्रकार से ध्यान देना है आपको। जैसे राजेंद्र, राजा धनेन्द्र, राजाओं का स्वामी। तो ऐसे बात कर रहा है, यहां पर ध्यान देना है। तो आपको इस प्रकार से लौकिक सभ्यता क्या थी उसमें विद्यमान थी। धार्मिक तत्व बिल्कुल था। यद्यप की बात कर रहा है, यद्यप उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। बहुत उसका प्रभाव नहीं था। कर्मकांड वगैरह कराने वाले वर्चस्वशाली लोगों की वहां पर कोई क्या है वर्णन नहीं मिला है कि जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा। कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पुजारी के साक्ष्य नहीं मिले हैं वहां पर। इस बात को ध्यान देना। वर्चस्वशाली का मतलब होता है आप माने या ना माने, बहुत ज्यादा उस पर आपको जोर नहीं दिया जाता था। जो मृण मूर्ति भी मिली है या मात्र सत्तात्मक भी था, जो माने या ना माने, उसमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल सत्य है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो गया आपका। अब दूसरे को तोड़ते हैं। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सत्य है। हमने बताया मोहनजोदड़ो में सूत के प्रमाण मिले हैं, सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से प्रथम जो है हड़प्पा वासियों ने सूत उगाना, मतलब कपास की खेती, सिंडोन की खेती किया, बिल्कुल मिला है कपास के वस्त्र। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के कुछ उद्योग मिले हैं। और सिंधु कालीन सभ्यता में अगर देखें तो उद्योग में वस्त्र उद्योग ही प्रमुख था। क्या था? वस्त्र उद्योग। कपड़े का ही उद्योग होता था ज्यादातर, वस्त्र ही ज्यादातर यहां से आता जाता था। बल्कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहां से जेवर वगैरह बहुत अच्छे फॉर्म में जाता था। रोमवासी जब व्यापार करते थे पुडुचेरी वगैरह में, आप देखें तो रोमन सभ्यता आज भी विराजमान है। प्लिनी उसमें दुख व्यक्त करता है। प्लिनी क्या कहता है कि रोम वाले लग्जरी जीवन में अपना सारा सोना भारत को दे रहे हैं, दुख व्यक्त करता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये लोग अपने जीवन को लग्जरी बनाने के लिए पूरा सोना चांदी भारत भेज रहे हैं, वहां से अच्छी अच्छी लग्जरी जीवन जी रहे हैं। उस पे प्लिनी बेचारा जो है दुख प्रकट करता है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग थे। प्लिनी दुख नहीं प्रकट करता तो आज बहुत सोना हमारे यहाँ होता, अंग्रेज लूट नहीं पाते, इतना सोना होता। कोई बात नहीं, प्लिनी भी अपने देश का भाई हित चाहता था, क्या करे। तो इसलिए वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सत्य है कि क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सही होगा। ये ऑप्शन सी सही होगा। ये आया हुआ है आईएएस में, क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना। और एमपीपीसीएस में भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? चित्र को पेश करता है, इमेज को पेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बहुत अच्छी बात पूछी है। चित्रण ही तो हमको दर्शाता है कि कैसे लोग रहे होंगे। जैसे भाव चित्रात्मक लिपि मिली थी सिंधुकालीन सभ्यता में। अगर आप मिस्र की सभ्यता में जाएं तो कीलाक्षर लिपि मिलती है। क्या मिलती है? कीलाक्षर लिपि। और क्यूनिफॉर्म की जो लिपि मिलती है मेसोपोटामिया वगैरह में मिलती है। इस प्रकार से वो चित्र के माध्यम से ही दर्शाता है कि कैसा जीवन हमारा रहा होगा।
जैसे आप लोग कहीं ना कहीं चित्र बना देते होंगे तो यादगार बन जाती है, वही आगे चल के इतिहास का रूप ले लेती है। इतिहास है क्या? अतीत का ही रूप है। अतीत की घटनाएं बीतती जाएं, वही इतिहास बन जाएगा। जैसे आज युद्ध चल रहा है पाकिस्तान वाला, आप देख रहे हैं, यह भी इतिहास बन जाएगा। 48 में, 65 में, 71 में, 99 में, आज 25 में, यह भी उसी क्रम में आ जाएगा। उसमें क्या बात है? तो इस प्रकार से मित्रों चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से लक्षण पूछ रहा है। सिंड्रोम, सिंड्रोम माने लक्षण, लक्षण कैसे पेश होता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी, ये स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। उनके विशाल महल और मंदिर थे। चलिए ये बात तो विशाल महल तक तो ठीक है, राजा का महल विशाल होता था। पश्चिमी में राजा दुर्ग में वास करता था, राजा बहुत ही डेंजरस होता था, ये बात नहीं है। विशिष्ट लोगों के साथ राजदूत रहते थे उसके पास, ये बात है। विशाल की बात करें तो विशाल, अगर महल में बात करें तो महल राजा के पास दुर्ग होता था, बड़े बड़े दुर्ग थे। अगर हम इमारत में बात करें या कोई हम अन्नागार की ही बात कर लीजिए, विशाल अन्नागार पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। और उसके बाद आपको ग्रेट बॉथ की बात करता है, स्नानागार बड़े बड़े पाए गए हैं, हड़प्पा के स्नानागार पाए गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन काम अच्छा था, ये बात नहीं है, हैवी थी, हैवी मशीनरी थे, ये बात नहीं है। लेकिन समस्या ये जो मंदिर की है, मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए गए। अभी हमने बताया ना आपको कि मंदिर के साक्ष्य सैंधव कालीन सभ्यता में नहीं मिले हैं, बल्कि मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। किसके? मूर्ति के साक्ष्य, मूर्ति के, मोहर के, मृण मूर्तियों के, मात्र सत्तात्मक की बात करता है, लेकिन मंदिर की बात नहीं करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आप ऐसे गलत काट देना प्रेम पूर्वक एग्जाम में। अब हमारा नाम ले लेना, सही हो जाएगा। याद कर लेना कि अंशुमान सर ने ये बात विशाल तक तो सही कहा, लेकिन अगले जो ये शब्द आया मंदिर खतरनाक कर गया। मंदिर मिलेगा, वैदिक काल में चलेंगे ना, मिलेगा। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखिए बात सत्य है, मात्र सत्तात्मक मृण देवी की बात हुई। हमने क्या बताया कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक स्त्री के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया। इसका मतलब क्या है? उर्वता की देवी, उर्वता की देवी, इसका मतलब धरती माता से अन्न का उपज की बात करता है, संकेत देता है। अब गर्भ से पेड़ निकलने का मतलब दूसरा कुछ मत समझ लेना तुम कि गर्भ से पेड़ निकलने लगा, पागल मत हो जाना। तुम सेंस दूसरा लगाओ कि यार गर्भ से पेड़ निकलने लगा स्त्री के। वहां मृण मूर्ति को संकेत किया गया है, एक संकेत दिखाया गया धरती माता का अस्तित्व क्या है, मात्र सत्तात्मक है ये, ठीक है। और ये फसल देने वाली उर्वता की देवी हैं, उनकी पूजा होती थी, मात्र सत्तात्मक देवी की पूजा होती थी। तो देवी तो आ गए, देवियों की आ गए, देवियों की। अब देवताओं में कौन थे? शंकर भगवान की बात आती है। शंकर भगवान के लिए रुद्र शब्द आया है। जॉन मार्शल ने इस बात को प्रोटो शिव, आद्य शिव के नाम से उसे क्या किया है? परिभाषित किया है, डिफाइन किए हैं। कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल निर्देशक थे, जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता वाले में चार्ल्स मैसन ने जो है क्या दिया था? पुष्टिकरण किया था। भाई जॉन बिंटन, क्रिंटन बिंटन पटरी बिछवा रहे थे, इंजीनियर थे लाहौर में उस समय, उनको ये भी हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली है। आप तो जान रहे होंगे अगर पढ़े होंगे तो। देवियों में हमने बताया कि देवी कौन सी मिली? मात्र सत्तात्मक देवी मिल गई। और भी देवी थी, पीपल के पेड़ में भी देवी का वास होता था उसमें। और स्त्रियों की मृण मूर्ति मिली है, स्त्रियों की पूजा भी होती थी उसमें, स्त्रियों का सम्मान बहुत था, ऐसी बात नहीं है सिंधुकालीन सभ्यता में। और जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। वर्ण व्यवस्था भी आई तो वैदिक काल में, पहले ऋग्वैदिक काल में रंग के आधार पर आई थी, ठीक है। जब आप वैदिक काल में जाएंगे तो व्हाइट और ब्लैक रंग की बात करेगा। क्या करेगा? व्हाइट और ब्लैक रंग की बात करेगा। तो उसमें कुलीन लोगों के लिए सफेद रंग के लिए अच्छा नाम रखा जाता था, और दासों को पटाने के लिए ऐसे उधर उधर नाम रख दिया जाता ताकि दास उनसे समझे जाए कि दास हैं। वो आगे की कहानी है, हम आपको बताएंगे, लेकिन जानते रहिए, इसके बाद वो चैप्टर चालू हो जाएगा। देवियों के हो गई। देवताओं में शंकर भगवान, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। गैंडा पे बैठे हुए हैं, बगल में हाथी है, भैंसा है, ये सब अर्धचंद्र उनके विराजमान है। एक योगी राज की मुद्रा में है। अनुमान की अलग, मात्र अनुमान की बात हो रही है, स्पष्ट रही है, क्योंकि इसकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, लिखी नहीं गई है।
आद्य ऐतिहासिक था ये, लिपि तो मिली लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। सैंधवकालीन सभ्यता में जो लिपि मिली है वो आद्य ऐतिहासिक मिली है, पढ़ी नहीं जा सकी है। भाव चित्रात्मक था, जैसे मछली बना है, गैंडा बना है, पत्तल के फॉर्म में, क्या पढ़ोगे इसको? अनुमान भर लगाया गया कि ये पशुपति जी थे, भैंसा बैठे हुए हैं, गैंडा पे बगल हैं ना, तो इससे यही लगाया गया। योगी राज की मुद्रा में डांसिंग करते हुए नटराज के बारे में बताया, तो वही चीज है। देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सत्य बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही हो गया। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। पहले काटो तुम, हमने पहले बताया कि भैया रथ कहां से आएगा, जब सैंधवकालीन के लोग शांति प्रिय थे, बहुत ही बेचारे सीधे थे, गौ थे, क्या थे? गौ थे। तो गौ कहीं झगड़ा करती है? गौ झगड़ा नहीं करेगी, तो गौ युद्ध कहां से करेगी? अरे सांड होता तो एक बार युद्ध करता, सांड तो आगे मिलेगा ना, वैदिक काल में तलवार मिलेगी राजा के यहाँ, लेकिन अभी कहां, ये तो बहुत बेचारे शांत थे। ये परिवर्तन काल का समय था, हड़प्पा से लेकर के सब ऋग्वैदिक तक परिवर्तन करना। पाषाण काल से बेचारे स्टोन एज से निकले थे, जल्दी से नंगा मानव निकला था भाई, आदि मानव नंगा मानव ने, रामाफिटेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, ये सब बेचारे जो है बस अपना ये विकास ढूंढ रहे थे, कैसे विकास कर लिया जाए। धीरे धीरे जब विकास हुआ, सभ्यता की बात आने लगी, यही सिंधु घाटी सभ्यता आ गई। तो क्या है, रथों का प्रयोग नहीं था। रथ जब युद्ध ही नहीं तो रथ काहे की, शांतिप्रिय थे, बिल्कुल शांतिप्रिय थे। कोई तलवार वगैरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं वहां से, इस बात को ध्यान देना है। औजार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस बात को ध्यान देना है मित्रों आपको। युद्ध में घोड़े का, देखिए युद्ध भी नहीं था, अब बात घोड़े की आती है। घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ों का प्रयोग तो था, सुरकोटदा से घोड़ा मिला है, लोथल से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, लेकिन भैया ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं था। ओनली अगर पूछता क्या घोड़े के प्रमाण मिला तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही हो जाता, लेकिन अब नहीं सही होगा। ये जो युद्धवा आया और जो रथ आया ये खराब कर दिया आके, स्टेटमेंट बहुत अच्छा जाता। अगर पूछता कि घोड़ों की जानकारी क्या यहां से मिलती है तो सही हो जाता, लेकिन इसने खराब कर डाला। अगर आप यहां पर एलिमिनेट कर ले तब भी पहुंच जाएंगे। अगर जैसे एक वाला अगर आप गलत कर दे तो एक इसमें यहां तक तो पहुंच गए आप। अगर वैसे 3 वाला गलत कर दें, 3 इसमें था, ओनली ये 2 वाला ऑप्शन सही हो जाता है, एलिमिनेट तक आप पहुंच जाएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है स्टेटमेंट, एलिमिनेट करने का तरीका है तो आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। पीसीएस में होता, आईएएस में यही है, पूरा कोई पढ़ता नहीं है मित्रों, आज बता दे रहा हूं। एलिमिनेट गेम खेलते हैं वो सब, वो गेम है, कोई पूरा थोड़ी जानता है, कोई सर्वज्ञाता नहीं है। पूरा ही नहीं लक्ष्मीकांत प्रट को चला गया हरिशरण वगैरह पढ़ लिया है, ऐसी बात नहीं। पूरा 108 उपनिषद पढ़ लिया है, वो इतना बड़ा ज्ञाता नहीं है। वो वहां पर गेम खेलता है। क्या खेलता है? गेम को खेल करके क्वेश्चन को एलिमिनेट करके वहां तक पहुंच जाता है बेचारा। अब बाद में जब टॉप करेगा कहे हम सर्वज्ञ हैं, उससे अच्छे लड़के बेचारे सर्वज्ञ हैं। लेकिन बात कुछ प्रारब्ध की भी हो जाती है कहीं न कहीं। चलो मित्रों, मेहनत करते रहिए, लेकिन जम के मेहनत करिए। तो इसलिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी होगा, राइट क्वेश्चन विल बी राइट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत टॉप क्वेश्चन है। घबराइएगा नहीं, आईएएस में आया हम नहीं कर पाएंगे, यही देखने के बाद लोग छोड़ देते हैं। अरे यार, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, क्वेश्चन पढ़िए और हल करिए बस। 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न स्थानों से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में विषम मुद्रा में, अर्थात कुबड़ वाला सांड की बात करता है। कुबड़ वाले सांड की अगर हम बात करें कि जैसा हमने अभी बताया कि गाय रही होगी तभी जो है कुबड़ वाला सांड आया है, इसलिए गाय का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हड़प्पा से मृण मूर्ति मिलती है, हड़प्पा से फारस की मुहर और बाट मिलता है तौलने वाला। हड़प्पा पाकिस्तान में मांटेगोमरी जिला है, अब इस समय साहिवाल जिला है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है पंजाब प्रांत में। और कौन थे? दयाराम साहनी जी और माधव स्वरूप वत्स जगपत जोशी नाम सुने होंगे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे उत्खनन कार्य में। लेकिन प्रमुख जो प्रमुखता दी जाती है दयाराम साहनी को दी जाती है 1921 में। ये ध्यान देना, ये 1921 है मित्रों। और मोहनजोदड़ो 1922 है। मोहनजोदड़ो के आगे आर लगा लेना। क्या लगाओगे? आर।
और 21 के सामने क्या लगाओगे? ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा में क्या लगाओगे बताओ? राखाल दास, और इसमें इसमें डी लगा लेना। क्या लगाओगे? डी, मतलब दयाराम साहनी 1921, क्या? हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो 1922, एक साल बाद राखाल दास बनर्जी। इस बात को ध्यान, मोहनजोदड़ो बड़ा है तो राखाल जी बड़े हैं, सीधी सी बात है। 22 में है, एक साल बाद है, इसको ध्यान देना है। लोथल डॉकयार्ड की हमने बात किया, पत्तन की बात किया, जहाज के बेड़े उतरते थे, वहां पर नाविक आते थे, व्यापार होता था मेसोपोटामिया से, मिस्र से, ठीक है, ये सब व्यापार वहीं से होते थे, व्यापार था, चरम सीमा पे व्यापार था सैंधोकालीन सभ्यता में। अब चन्हू दड़ो, मनके बनाने के कारखाने का उद्योग मिला है यहाँ, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, जो लिपस्टिक लगाती है महिलाएं, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। सौंदर्य प्रसाधन, क्या? सौंदर्य प्रसाधन, इसे क्या कहते हैं? ब्यूटिशियन वाला सामान, वो भी मिला है। देखिए प्राचीन सभ्यता कितनी अच्छी थी, लोग आज माटी लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम ब्यूटी पार्लर कर रहे हैं। अरे तुमसे अच्छी प्राकृतिक मिट्टी थी उस समय। इस प्रकार से चन्हू दड़ों से सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, और क्या मिला है? गले में पहनने वाला मनका, मतलब आगे चल के वैदिक काल में उसी को सतमान या निष्क इकाई कही जाएगी, ठीक है, वही आगे चल के सतमान निष्क मुद्रा का रूप धारण करेगी उत्तर वैदिक काल में, इस बात को ध्यान देना। अब बात आती है मोहनजोदड़ो की भैया, तो ये ऑप्शन मोहनजोदड़ो ही होगा, मोहनजोदड़ो से ही कुबड़ वाला साण मिला है। अब जब कुबड़ वाला साण मिला तो गाय का प्रमाण स्पष्ट हो गया कि गाय रही होगी, क्लियर है, इसमें दो राय नहीं है। अब इसको मत बोलना कि इतिहासकारों ने स्पष्ट किया है, अस्पष्ट किया है, तो हम स्पष्ट करते हैं ना कि गाय थी तभी कुबड़ वाला साण आया है, ऐसे नहीं आया है, कहीं कहीं लॉजिक होता है। चलिए, ये रेस में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन प्रीलिम्स 2008 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीएस लॉजी भी लिखा हुआ है, नहीं आप लोग ना देखें, इधर भी ध्यान दीजिएगा, जीएस लॉजी, इसमें विशेष ध्यान दीजिए मित्रों, हम इसी पे हैं, हमारा अस्तित्व यही है, जिस दिन ये नहीं मैं नहीं। ध्यान देना मित्रों, आप लोग इसको बढ़ाइए, मैं अंत तक आपका साथ दूंगा, मैं अंतिम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा मित्रों। पूरी पूर्वालोकन सीरीज हमारे अध्यापक गण अच्छे गुणवत्ता पूर्ण टीचर आए हुए हैं, अच्छी श्रृंखला में हल करा रहे हैं, अब पूरी जो है सीरीज आपको याद हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और गारंटी है यही क्वेश्चन आता है, पूरा रिपीट करता है यार क्वेश्चन, चाहे जितना व्याख्या पढ़ लो आपको प्रैक्टिस लगाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप प्रैक्टिस पढ़ के जाओ, एग्जाम दो, पास हो जाओगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का हो, उसमें भी 30-30 क्वेश्चन आ रहा है। अब तो टीचर बनने में जीएस आ रहा है, आयोग ने कहा है नहीं भैया बिना जीएस के हम तुमको टीचर कैसे माने यार, नॉलेज होना चाहिए ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं था? अभी हमने बताया क्या नहीं था, बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, घोड़े की बात कर रहे हैं ना, और गाय की बात की है, तो ये जो है बैल की तो बात हो गई, बैल तो कुबड़ वाला साण मिला बृहस्पति मुद्रा में, तो बैल तो मिल गया ना भाई, हाथी भी मिली है, गैंडा भी मिला है, सांभर चीता भी मिला है, गैंडा जहां शंकर भगवान बैठे रहन योगी राज बन के, वो तो मिल ही चुका है, भेड़ भी मिला है, लेकिन घोड़ा का प्रमाण अस्पष्ट होता है। घोड़ा जो है हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहा है, सैंधव नहीं, सैंधव में मिला है, यही क्वेश्चन गलत कराएगा आपसे। अरे यहां सैंधव नहीं लिखा, हड़प्पा लिखा है, सैंधव कालीन सिंधु घाटी बात कर रहा है, वो ये हड़प्पा बात कर रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। वो दयाराम साहनी यहाँ हड़प्पा पे थे, और मणिमूर्ति की बात कर रहा है वहां सिंधु घाटी पे, कहां पर? राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है मणिमूर्ति, तो हड़प्पा में बात कर रहा है। घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष हमारे यहाँ मिले हैं भारत में, कहां पर? कालीबंगा में, लोथल में, ठीक है, यहाँ मृड़ के मतलब मट्टी के बने हुए आकार, इसलिए घोड़े का जो है आप लगा देना कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, हड़प्पा जो संस्कृति वाले जो मोहर बनाते थे उस पे अंकन नहीं मिला है। किसका मिला है? गैंडा का, भैंसा का, हिरन का और चीता का, ये सब मिला है, लेकिन शेर भी नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? शेर भी नहीं मिला है। अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जैसे घोड़ा, शेर, चलिए हम गाय मान लेते हैं, क्योंकि इतिहासकार लोग गाय नहीं मानते हैं, गाय अस्पष्ट है, गाय भी मान लेते हैं।
घोड़ा, शेर, गाय और लौह, ये चार चीज याद रख लेना। सिंधुकालीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। क्या नहीं है? घोड़ा, शेर, गाय। घोड़ा, शेर, गाय, हाँ नहीं है। घोड़ा, शेर, गाय और लोहा, उस पे लोहा ला देंगे। तो घोड़ा, शेर, गाय, लोहा नहीं है सिंधुकालीन सभ्यता में। आएगा तो कट करना, कट से बात खत्म। चलिए, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में 2009 में आया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में घोड़े के अस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन अंकन हड़प्पा की मोहरों पर। देखिए, हम लोग कह रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता पे है, बताया ना, लेकिन कहां नहीं है? हड़प्पा की मोहरों पर। यही प्रश्न आपसे फंसाता है वहां पे, ये बात ध्यान देना। किस पशु के अवशेष, अवशेष माने क्या होता है? रिमाइंडर समझते हो? जब भाग देते हो वही रिमाइंडर, वही है अवशेष। अवशेष माने जो बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ भाग, अवशेष जो बच गया, कुत्ता बिल्ली जो खाए उसमें जो बच गया। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते? नहीं, नोट पे ध्यान देना। बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, नहीं ध्यान नहीं देते, सत्य सब ध्यान नहीं देते। यार ऐसा मत करो, एक एक क्वेश्चन की बात करो, विश्वास कर लो 0.11 से लोग फेल हो जाते हैं। क्या एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज है। अब इतने से तो आप 2000 लोगों के पीछे चले जाएंगे। कट ऑफ हल्के में मत लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान दीजिएगा इस बात। जीएस लाजी पढ़ा रहा है, अरे नाम ही जीएस लाजी है, जनरल स्टडी का भी अध्ययन किया जा रहा है, इसमें डीप अध्ययन हो रहा है, इस बात को ध्यान देना। क्या कह रहा है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? अभी आपने क्या पढ़ा? शेर नहीं। सिंधु घाटी में घोड़ा था, हमने बताया घोड़ा था, गाय थी, हाथी थी, शेर नहीं था। सिंधु की बात कर रहा है। अब इस प्रकार से शेर को कहना क्या? सिंधु भैया, शेर सिंधु, सा से शेर, सा से सिंधु। क्या कहना है? सा से शेर, सा से सिंधु माने भी भारी होता है। सिंधु माने भारी, भारी कौन होता है? शेर। जब जिसके ऊपर कूद जाता है तो भारी हो जाता है, इसलिए सिंधु शेर याद कर लो, सिंधु बराबर शेर, इतना याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, देख लीजिएगा, व्याख्या बहुत ज्यादा देखने की अब समय नहीं है। मृण मट्टिका क्या है? ये मृण माने मट्टी होता है, मृण माने मट्टी, जो मट्टी नहीं है, मट्टी की बात कर रहे हैं। अब पट्टिका माने पट्ट, लेख है। पट्टिका माने पट्टीदार लेख, या पट्टी ऐसे मार देते हैं, जैसे कोई आप कलश बनाए उसमें कोई पट्टी मार दे, या घर बना करके कोई पट्टी मार दे, वही पट्ट की बात कर रहा है, ठीक है। मृण मट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सींग युक्त, क्या? सींगदार देवता, अर्थात जैसे वृषभ बैल या गैंडा वाले देवता, उनकी बात कर रहा है। कहां से? बनावली, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटदा, बताना है कहां से? कालीबंगा से। क्या सही होगा क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, बनावली से क्या मिला है? बनावली से क्या मिले हैं? बनावली से हल के प्रमाण मिले हैं। पहले समझिए, बनावली से क्या मिला है? हल के, मिट्टी के टेराकोटा का हल मिला है, खेत जोतने वाला हल, तो ये तो होगा नहीं। लोथल से डाकयार्ड, क्या बताया? पत्तन बंदरगाह, अभी आपने बताया ना, ये मिला। सुरकोटटा से घोड़ा, इसका नाम ही है घोड़ा, तो बचा क्या? कालीबंगा। लेकिन हमारे हिसाब से तीनों में होना चाहिए। देखिए आंसर क्या होता है? कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिलता है, लेकिन पुरातत्व इतिहास एक जैन नारायण पांडे की है, वो क्या कहते हैं कि लोथल में भी दिखाई देता है। अगर आप जाएं तो वहां बनावली में भी देखने को मिलता है, क्योंकि बनावली में बात क्या है, मैं मानता हूं, आयोग ने माना है तो मैं मानता हूं। बनावली में बात यह है कि जब हल मिला है बनावली में, तो क्या सींग वाला हल किससे चलेगा? हमको बताइए आप। जब हल मिला तो बैल तो मिला ही होगा, तो सींग रही होगी, क्या बनावली नहीं हो सकता है? तो वही किताब का नाम है पुरातत्व का इतिहास, जैन नारायण की है, सिविल सर्विसेज के लोग पढ़ते हैं। अगर बनावली से जुते हुए मतलब हल मिला है,
कालीबंगा से जुते हुए खेत। अब कालीबंगा क्यों कहते हैं जानते हैं? कालीबंगा में जुते हुए खेत मिला है, इसीलिए उन्होंने कह रहे हैं सींग वाला मिला है, बैल मिला है। अरे भाई क्यों बनावली नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बनावली? बनावली में तो हल मिला है ना यार। अगर हल मिला है तो बैल क्या नहीं रहा होगा बनावली में? ऐसी क्या बात है? कालीबंगा कह रहे हैं कि हम मान लेंगे, आयोग कह रहा है कालीबंगा मानेंगे। अरे मैं कहता हूं बनावली भी है भैया। आप कालीबंगा में अगर जोते हुए खेत को मान रहे हो कि सिंह वाले देवता मिले हैं, सिंह वाले बैल मिले हैं, मैं कहता हूं बनावली में भी मिले हैं। चलिए आयोग कहता है मैं मान लेता हूं ऑप्शन भी, लेकिन उसके बैंक में यही रखा है, क्वेश्चन यही लगाना है बैंक में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? अभी हमने बताया था आपको मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र क्या है? वरदान है नील नदी का। अगर आज ये नहीं होता तो मिस्र में रेगिस्तान होता। क्या होता? जीवन की संभावना नहीं रह जाती। समझ चलिए, आज जो मिस्र है, मिस्र में मिश्रित हो जाता वो। इस बात को ध्यान देना, रेगिस्तान रह जाता, वहां सुविस्तृत रेगिस्तान रहता। वो नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूनान की सभ्यता आप जान ही रहे हैं, आयरिस देवता वहां मिलते हैं यूनान में, यूनानी देवता। सिंधु घाटी की सभ्यता से आप परिचय हैं। रोमन में रोमन संस्कृति आती है। रोमन संस्कृति की बात हम पुडुचेरी वाली करेंगे। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं पुडुचेरी से। प्लिनी उसमें दुख व्यक्त करता है, यहां से बहुत सामान लग्जरियस जा रहे हैं, वो आगे की बात है। तो इसलिए मित्रों मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, और यह सभ्यता सैंधव काल की जो अपने यहां सभ्यता थी वो समान चल रही थी। अगर वहां भी उसी समय और यहां भी उस समय, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी यहां पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। तो इसी समय थाईलैंड में कोई महिला प्रधानमंत्री है ना, क्या नाम है उसका? बताओ, तुम लोग पढ़ रहे हो तो भी साथ में है ना। तो इसको कहा जाता है समांतर शासन या समकालीन शासन। समकालीन मतलब समान समान समय पर शासन करना, ठीक है? समान, जैसे जिस समय तुम हो उसी समय मैं भी हूं। तो ये जो मिस्र की सभ्यता है किस समय की थी? सैंधव सभ्यता। जब हमारे यहाँ जो सभ्यता सैंधव थी उसी समय वहां भी ये सभ्यता चल रही थी। इस बात को ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया था, बताए थे ना, माया क्या है, स्टेक क्या है, मुइंका क्या है, इंका क्या है। माया सभ्यता ने तो कह दिया कि 2020 में पृथ्वी गायब। सुने होंगे आप लोग, सोचिए पहले क्या सभ्यता आई। तो इस प्रकार से कहा जाता है एज मंगल लगाओ, एज मंगल लगाओ। एज माने एज, माया माने मंगल, ऐसे लगा लो। तो एजटेक माया मुइस्का, क्या कहना है? एजटेक माया मुइस्का, बोलिए एक बार, एजटेक माया मुइस्का। बस इतने चाहिए, वहां तो ऑलरेडी मिल जाएगा लास्ट वाला। एजटेक माया मुइस्का, क्या? एजटेक माया मुइस्का, इतना गा लो। आपका ये कहां से? दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगाना है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण क्या है? जिसे आप उत्तर लिखते हैं, नीचे दक्षिण है, इधर क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? पश्चिम लिखते हैं कि ईस्ट लिखते हैं? हाँ, इधर वेस्ट, भूल गए? बताइए। तो ये उत्तर से दक्षिण क्या है? यहां पर एजटेक मिलेगा, एजटेक। फिर नीचे आइए, एजटेक के बाद माया। भाई उत्तर से दक्षिण आना है ना। यस। माया, फिर क्या लगाना है? मुइस्का, मुस्कियात है मुइस्का ना, मुइस्का। फिर इंका, इंक माने स्याही, इंका। तो ये उत्तर से दक्षिण, नीचे से उत्तर। पहले एजटेक की सभ्यता, माया की सभ्यता, मुइस्का की सभ्यता, इंका की सभ्यता आई। ये यूपी आरओ प्रीलिम्स 2016 में आया क्वेश्चन है, जो कि टफ क्वेश्चन है, हल्का नहीं है। याद कर लेना, नहीं आप यही माया मुइस्का इंका में ही रह जाओगे। एजी मंगल लगाओ, एजी माया, यही सूत्र है। एजी मंगल लगाओ, एजटेक माया मुइस्का, एजटेक माया मुइस्का। एज के बाद माया लाओ, मुस्किया दो, कहानी खत्म। अब बात इसकी आती है कि एजटेक माया थी कहां। अब एजटेक माया की अगर हम बात करें मित्रों, तो ये एक है आर्यन बेहोचारी, बंगाल के इतिहासकार हैं। और अगर हमें इंग्लैंड में यूरोप के एक थे जानसियस करके थे, जानसियस ऑरेल या ऑरेल स्टाइन करके थे। ऑरेल स्टाइन इतिहासकार हैं, कहां के? यूरोप के। ऑरेल स्टाइन या किम्पर्थी जो थे, किम्पर्थी अमेरिका के थे, मध्य अमेरिका, लैटिन क्षेत्र। लैटिन क्षेत्र जानते हैं, दक्षिण और उत्तर अमेरिका के बीच का क्षेत्र से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहां अमेरिका जुड़ता है, देखो पतला सकरा मॉडल जुड़ता है ना, वही लैटिन अमेरिका है।
तो ये जो सभ्यता थी वही है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बिचवे में थी। कहां थी? बीच में। कौन कौन सा? वहां पर ग्वाटेमाला था, होंडुरास था, निकारागुआ था। क्या क्या था? कौन कौन सा था? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में क्या 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 क्या? ग्वाटेमाला और होंडुरास, निकारागुआ, तीनों याद कर लो बस। होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ये वहां पर पनपी। अब उत्तर के बाद अगर देखें एजटेक, माया कहां थी? नीचे आती है। तो उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका की तरफ आइए आप, अफ्रीका साइड आएंगे ना आप, जब अमेरिका क्रॉस करेंगे तो इधर अमेरिका अफ्रीका मिल जाता है साइड में, मतलब उससे पूर्व साइड में। तो जब उससे आगे आप आएंगे तो माया सभ्यता मिलती है। उसके बाद माया सभ्यता आती है। तो माया सभ्यता चिली, अर्जेंटीना जानते होंगे आप लोग, ऐसे चिली पतला बनाया गया है मैप में, वहां ये सभ्यता थी। एकदम कह लीजिए, क्या कहें मूर्खों की सभ्यता, वो 2020 में गायब कर दिया पूरे संसार को। कह रहा था गायब हो जाएगी पृथ्वी। माया सभ्यता के लोगों ने क्या किया? भविष्यवाणी कर दिया था, सुने होंगे आप लोग। माया सभ्यता कहां थी? चिली और अर्जेंटीना के आसपास। मुइस्का, मेसो अमेरिका, कहां? मेसो अमेरिका, वही क्षेत्र। मेसो अमेरिका में, मेसो अमेरिका मध्य अमेरिका के पश्चिमी वाला क्षेत्र, मध्य अमेरिका के पश्चिमी वाला क्षेत्र आता है वो। निकारागुआ, होंडुरास वाला वही क्षेत्र, वहां पर। और इंका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में, कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में। और थोड़ा बहुत अफ्रीका भी, जाम्बिया वगैरह में भी टच करता है इसकी सभ्यता, बोत्सवाना में भी टच करता है। इस बात को ध्यान देना। ये क्वेश्चन यूपी आरओ प्रीलिम्स में आया हुआ 16 में है। एजेटिक माया मुइस्का, एजेटिक माया मुइस्का, क्या? एजेटिक माया मुइस्का और इंका, भूलना नहीं है मित्रों, आएगा क्वेश्चन।